गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा कल का वीडियो। जो दूसरे वीडियो के अंदर आपने देखा था, चैप्टर नंबर 2 हमने डिस्कस किया था। और साइंस के अंदर कौन कौन से चैप्टर में से 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम डिस्कस कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 जो था उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे जो 4 मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। इसमें से भी 4 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से आएंगे वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो पहले आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में से जो 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब यहाँ पे केमिकल्स के नाम दिए गए हैं, इनका हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पे पहले पूछा है इन्होंने बेंजीन का और दूसरा पूछा है क्लोरोप्रोपेन का। तो ये दोनों का ही आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ये इस प्रकार से ये बनाया जाएगा, ये आपको देख लेना है यहां से। अब इसी क्वेश्चन को अब देखें तो 2020 में मार्च में ये पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही ये। और आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, अब यहाँ पर बहुत बड़ा आंसर नहीं है, इस कारण से इसके 2 पार्ट करके इन्होंने दिए। 2 मार्क एक क्वेश्चन करेंगे, 2 दूसरे करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आल्सो राइट इट्स इक्वेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इसकी इक्वेशन भी आपको देनी है। ये क्वेश्चन आप देखिए 3 साल तक लगातार रिपीट हुआ है, समझिए लगातार मतलब 23, 24 कंटिन्यूअसली आ गया और 20 में भी ये रिपीट हुआ था। अब इसको हम देख लेते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन मिनरल एसिड। अब एक मिनरल एसिड के प्रेजेंस के अंदर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिएक्शन होता है, फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर। तो एस्टर और वाटर बनता है, इसी रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो क्वाइट इजी है, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जिसको मिनरल एसिड कहा जाता है, हम ले सकते हैं यहाँ पे H2SO4। तो इस रिएक्शन के अंदर एस्टर और वाटर बनता है और इसी रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एग्जांपल की बात करें तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड H2SO4 कैटलिस्ट टू फॉर्म एस्टर दैट इज एथाइल एसीटेट एंड वाटर। इसका रिएक्शन ये रहा, देखिए आप नीचे देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इस रिएक्शन इस प्रकार से, एथेनोइक एसिड है, ठीक है, ये एथेनॉल है, मिनरल एसिड हमने लिया तो एथाइल एथोनेट सॉरी मुझे आई दिखाई दिया यहाँ पर, एथोनेट बनेगा और साथ में वाटर भी बनेगा, इसको हम एस्टर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है सेकंड इसी चैप्टर में से, वो है बिलो गिवन आर द 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नीचे यहां पर 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं। फॉर्म द अबव गिवन कंपाउंड्स A B C D E व्हिच इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें से कौन सा जो है कंपाउंड वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसको हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं भाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये रहा हमारा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें पहले, तो कंपाउंड बी दैट इज C2H6 इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहले का आंसर हमारा है C2H6 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, फ्रॉम द अबव गिवन डेटा सेलेक्ट द प्रॉपर अल्कोहल कंपाउंड एंड आल्सो ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसमें से प्रॉपर अल्कोहल कंपाउंड ढूंढना है और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हमें ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्कोहल कंपाउंड है यहाँ पर OH, जहां पर OH होता है वो अल्कोहल ही होता है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करें हम तो ये रहा CH3 CH2OH, या फिर इसको इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा गया है, राइट द केमिकल रिएक्शन सीन बाय रिएक्टिंग C and D कंपाउंड्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर C और D को रिएक्ट करवाया जाए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो केमिकल रिएक्शन कैसी दिखाई देगी वो आपको बतानी है। तो थर्ड का आंसर देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड C एंड D, इन दोनों का नाम आपके पास दिया ही गया क्वेश्चन के अंदर, उन दोनों को लिखना है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म एथाइल एसीटेट, जिसको एस्टर कहते हैं, और साथ में वाटर, इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन देखिए कनेक्टेड है, फर्स्ट और सेकंड। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप उस क्वेश्चन को गो थ्रू कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वही क्वेश्चन है। तो आज हमने दोनों क्वेश्चन देखे, तो नाउ यू विल बी क्लियर कि भी कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है। ये सेम ही चीज है, बस फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जो रिएक्शन हमने पीछे किया था सेम ही रिएक्शन हमें यहाँ पर भी करके बताना है।
चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, फोर्थ वन, जो कि 2020 अगस्त में पूछा गया था। राइट टू यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग द कंपाउंड सी एंड डी। सी और डी को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो दो प्रोडक्ट्स जो हैं मिल रहे हैं, जो उसके दो यूजेस बताने हैं हमको। तो यूजेस बता देते हैं दो भाई। द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन सी एंड डी इज एथाइल एसीटेट। तो एस्टर हमें मिलता है, इसका यूज कहां होता है? तो एस्टर का यूज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर बना है उसका यूज होता है परफ्यूम बनाने में, और एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 मार्क का हमारा। गिव केमिकल फॉर्मूला एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। केमिकल फॉर्मूला भी देना है इन दोनों का हमें, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमें इसका बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया है इथेन और इथेनोइक एसिड के बारे में। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में। इसी का सेकंड पार्ट भी दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन क्या है? ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज एज फॉलोज। कार्बन का C6 यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल के अंदर 4। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन बिलो। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाना है, तो कैसे बनेगा? यहां पर इस प्रकार से इसको आपको बनाना है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, और ये आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया हमने। दूसरा पार्ट इसका, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड इज। अब यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन पहले रीड कर लें। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये तो इसी का सेकंड पार्ट, दूसरे का भी 2 का पूछा गया था ना, इथेनोइक एसिड का भी था। तो इथेनोइक एसिड का भी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है इस प्रकार से। दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास। एडिशन रिएक्शन की बात करें तो अ रिएक्शन इन विच अनदर मॉलिक्यूल इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब एक रिएक्शन के अंदर इन विच अनदर मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए, इसको एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। ऐड किया जाता है। देखिए ऐड क्या किया गया, करना दूसरा मॉलिक्यूल किसके अंदर? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ताकि एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जा सके। एग्जांपल देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा इसके नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst. This reaction is known as hydrogenation. It is an addition reaction. Hydrogenation जो है वो एक addition reaction ही है, और vegetable oils जो होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है निकल कैटलिस्ट का यूज करके। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। What is covalent bond? Covalent bond क्या है? एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन मीथेन। मीथेन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हमें इसका फॉर्मेशन बताना है, और ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क का पूछा जाएगा, और मार्च 2023 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बनता है। ठीक है, किसमें? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को जब शेयर किया जाता है, और इसी को कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल। अब मीथेन में क्या है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। CH4 उसका फार्मूला है। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द कार्बन। कार्बन के पास 4 एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड व्हाइल हाइड्रोजन एटम हैज ओनली 1। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। इस प्रकार से देखिए, कार्बन के पास 4 है और हाइड्रोजन के पास 1 है। ठीक है, और मीथेन का फॉर्मूला है हमारा CH4। ठीक है, तो यहां पर 1 और 4 ये इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर 4 डॉट्स देख रहे हैं आप, और यहां पर 1 ही क्रॉस किया हुआ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास है कितने? 4, क्योंकि फॉर्मूला है CH4, तो C 1 है लेकिन हाइड्रोजन 4 है। तो यहाँ पर शेयरिंग कैसे होगी? देखिए ये कार्बन है हमारा, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन देखिए चारों दिशाओं में हमने लगा दिए, और हाइड्रोजन जो है, अब 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ के आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर देंगे। तो दीज आर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार से हमारा मीथेन बन जाएगा इस तरीके से।
तो यहाँ पर ये जो रहेगा बॉन्ड, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। हम नाइट्रोजन में भी दिखाना है हमको। अब नाइट्रोजन के अंदर बोला जाता है कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, तो 5 को हमने देखिए यहाँ अरेंज कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन N2 होता है, तो N2 यानी कि 2 नाइट्रोजन के हमें लेने हैं, तो दोनों में आप देखिए 5-5 हैं। अब ये 5-5 जो है शेयर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 2 तो अलग हो गए, लेकिन 3-3 शेयर करके यहाँ पर ये लोग कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे शेयर करते हैं मतलब ये लोग। तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। 5th क्वेश्चन देखेंगे, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देना है, आपके सामने स्क्रीन पे है, आपके सामने प्रोपेनिक एसिड है, क्लोरोपेंटेन है, एथेनॉल है और बेंजीन है। 4 कंपाउंड्स का पूछा गया और चारों का आपको लिखना है, 4 मार्क आएंगे इसमें। और ये क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2023 के अंदर, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं, गिव द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के आपको नाम बताने, देखिए 4 पूछे गए हैं और चारों का आपको नाम बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप एकदम सामने देख सकते हैं, ठीक है। इस टेबल को आप देख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा ब्रोमोब्यूटेन, ये पेंटेनथ्रियोल, और ये सारे नाम यहाँ पर दे रखे हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। आगे बोला गया है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। इनको हमें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों स्ट्रक्चर्स यहाँ ड्रॉ किए गए, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं और इसको बाद में थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम। व्हाट इज मेंट बाय होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। गिव पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। तो पहले हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज वाला। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। या फिर अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सक्सेशन व्हिच डिफर बाय अ डेफिनेट ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। अब आयनिक बॉन्ड वगैरह में हमें डिफरेंस बताना है, सॉरी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताने हैं पहले तो हमें। तो पहले हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स कुछ दिए हुए पहले। तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एग्जांपल यहां दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, इज द होमोलोगस सीरीज कंटेनिंग OH फंक्शनल ग्रुप। सब में OH तो है लेकिन बाकी अलग है। यहां देखिए, यहां भी आपको देखेंगे COOH है, बाकी सब चीजें डिफरेंट है, तो ये होमोलोगस सीरीज हो गई। देन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कंटेन्स सेम एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप। सेम एलिमेंट्स होते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। दूसरा, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला विच ईच मेंबर ऑफ अल्डिहाइड सीरीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1CHO। तो इसका एक जनरल फार्मूला रहता है, उससे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किया गया है। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब डिफरेंस पूछा गया है ना, तो डिफरेंस देख लेते हैं, चलिए। सॉरी, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर और इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं कैरेक्टरिस्टिक। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बिटवीन द 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू CH2 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मास इज 14U। फोर्थ है सेम नंबर ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस अप्लाइड टू ईच मेंबर ऑफ द सीरीज इन देयर नोमेनक्लेचर। तो ये 4 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे उसी क्वेश्चन के। अब इसका पार्ट बी जो दिया गया वो आपके सामने है। पार्ट बी के अंदर पूछा गया है आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर अंतर। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। जहां पर आयनिक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो शेयरिंग में कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं और जहां पर ट्रांसफर किया जाता है वहां पे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा, दे हैव कंपैरेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तीसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं थ्रू अ सॉल्यूशन इन मोल्टन स्टेट। जब ये सॉल्यूशन में होते हैं या मोल्टन स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये जो है दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। आगे देख लेते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हैं, और ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन का ड्रॉ करना है हमको। एंड दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है हमको। तो पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखते हैं क्या है। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। याद रखना है
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होगा, इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाता है। देयर आर 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे गए हैं, तो 3 यहां पर बताए गए हैं, आप यहां देख सकते हैं, तीनों का यहां पर बता रखा है। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए और उसमें से आप याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अभी इसी का जो हमारा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है वो देख लेते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अब एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दूसरा जब उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, दूसरे एटम्स या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम्स उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर आपने सुना होगा, क्रिकेट के अंदर होता है, वॉलीबॉल फुटबॉल हर प्लेयर में होता है, उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. This type of reaction is called substitution reaction. अब एक एक करके क्लोरीन जो है वो रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ देखिए CH4 plus Cl2 क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा CH3Cl, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। और यहाँ से हमारा एक H हट के क्लोरीन का जोड़ के HCl एक एसिड बना देगा। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का एक और एग्जांपल दिया गया है, ये आगे कंटिन्यू किया हमने। CH3Cl जो बना था हमारे क्लोरोमीथेन, तो साथ में फिर से क्लोरीन से रिएक्शन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CH2, अब देखिए 3 था तो CH2 हो गया और Cl इधर जुड़ के Cl2 बन गया और ये Cl हट के फिर से HCl बना देता है। A number of products in this reaction are formed with the higher homologous of alkanes. 10th क्वेश्चन देखेंगे। Explain the oxidation of ethanol, write the physical properties and uses of ethanol. ऑक्सीडेशन इथेनॉल का बताना है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस भी बताने हैं। तो देखिए, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू एसिटिक एसिड। ये ऑक्सीडाइज कर देता है इथेनॉल को एसिडिक एसिड में। आपको ये लिखनी पड़ेगी, रिएक्शन देख लीजिए। ये हमारा इथेनॉल, अब यहाँ पर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे आप लोग, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे। जब गर्म किया जाएगा, हीट भी यहाँ पे देनी है हमको, उसके बाद इथेनोइक एसिड बनेगा या फिर एसिटिक एसिड भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन आपको लिखनी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए इसकी। प्योर इथेनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है रूम टेम्परेचर पे। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। वाटर में सॉल्युबल होता है और गुड सॉल्वेंट है। तो चारों प्रॉपर्टीज की देख ली हमने। यूजेस देख लेते हैं थोड़े से। मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जैसे टिंचर आयोडीन हो गया, कफ सिरप्स और दूसरे टॉनिक्स के अंदर भी। इसीलिए जब आप टॉनिक पीते हैं तो उसमें से पता ना थोड़ा अजीब सी स्मेल आती है हमको, ठंडा ठंडा लगता है मुंह में, तो इथेनॉल होता है वही। दूसरा है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लेकर्स, वार्निशेस और फ्रेग्रेंट सब्सटेंसेस लाइक परफ्यूम्स। तो इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है परफ्यूम्स वगैरह बनाने के अंदर। एंटीसेप्टिक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और प्योर इथेनॉल जो है वो एक अल्कोहलिक ड्रिंक भी है, प्योर इथेनॉल। और फिफ्थ पॉइंट दिया गया है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, स्पिरिट के तौर पे इसका यूज किया जाता है। स्पिरिट यानी कि जो मेडिकल लाइन में यूज होती है या कहीं और भी इसका यूज होता होगा, बट राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के ही हमें प्रॉपर्टीज बतानी है और यूजेस बताने। हमने अभी यहाँ पे इथेनॉल का ये कौन सा पढ़ा हमने, इथेनॉल ही पढ़ा ना हमने, हाँ इथेनॉल पढ़ा, तो अभी इथेनोइक एसिड का देखना है हमको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये मार्च 2024 यानी कि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड। कैसा लिक्विड है? कलरलेस है। हैविंग विनेगर लाइक ऑर्डर, इसकी स्मेल जो होती है विनेगर जैसी होती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 391 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 391 के होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 290 केल्विन होता है। और ये फ्रीज हो जाता है विंटर में ठंडी जगहों पे, जहां थोड़ी ठंड ज्यादा होती है तो वहां पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। इसी कारण से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ये याद रखना है आपको कि ये जम जाता है विंटर्स के अंदर। जनरली नॉर्मल टेम्परेचर जब ठंडक थोड़ी बढ़ती है जम जाता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसका अगर 5 से 8% का सॉल्यूशन बनाया जाए वाटर के अंदर तो उसको विनेगर कहा जाता है। तो एथेनोइक एसिड का जो
5 to 8% सोल्यूशन होता है उसी को विनेगर कहा जाता है। इसके उपयोग देख लेते हैं, अभी यूजेस देख लेते हैं। इसका उपयोग होता है विनेगर बनाने में, ठीक है, जो चीजों को खट्टा सोर टेस्ट देने में हेल्प करता है। खाने पीने वाली चीजों को विनेगर डाला जाता है, आपको पता होगा। इसका यूज फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी किया जाता है, लंबे समय तक फूड को स्टोर करने के लिए प्रिजर्व किया जाता है, तब इसका उपयोग होता है। इसका सॉल्वेंट के तौर पे और रीएजेंट के तौर पे भी लेबोरेटरीज में यूज होता है, और इट इज यूज टू प्रिपेयर लेड व्हाइट, ठीक है, इसका उपयोग लेड व्हाइट बनाने में भी किया जाता है। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम चलेंगे, और चैप्टर हमारा चेंज हो रहा है। अभी हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, लेकिन इस पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखे तो 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 11 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही, तो ध्यान से इसको कर लीजिएगा। और जो पिछला वीडियो हमारा है जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 को बताया था, एक्सप्लेन किया था कि उसके कौन कौन से क्वेश्चन 4 मार्क में आएंगे, उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो आगे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5 हमारा लाइव प्रोसेसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस बार का वेटेज अगर देखें तो लगभग 18% वेटेज तो यही लेके बैठा अकेला, ठीक है। 14 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्च 2020 और जुलाई 2022 में भी ये पूछा जा चुका। अब है हमारा क्वेश्चन, ड्रॉ द स्कीमेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एंड आल्सो डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का हमें डायग्राम बनाना है और हमें ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में भी बताना है। तो देख सकते हैं आप, आपने बुक में से या कहीं से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, या गूगल पे भी आप देख के इजीली देख सकते हैं कैसे इसको बनाया जाए। अब सर्कुलेशन की बात करें, हार्ट हैज 2 अपर चैम्बर्स, इसके 2 चैम्बर्स होते हैं ऊपर, दे आर कॉल्ड एट्रिया, एंड 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स। नीचे वाले जो होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये रहा देखिए, ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, और ऊपर देखिए ये एट्रियम है दोनों। अब इन राइट चैम्बर्स की बात करें आगे, deoxygenated blood come from the body to the upper right chamber, that is right atrium, as it relaxes. As the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle, dilates. This transfers deoxygenated blood to the right ventricle, which in turn pumps it through pulmonary artery to the lungs for oxygenation. Valves ensure that blood does not flow backward when the atria or ventricles contract. तो ये वाल्व्स भी लगे होते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ब्लड का फ्लो वापस ना आ जाए। लेफ्ट चैम्बर्स की बात करें, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड होता है लंग्स से, वो आता है थिन वॉल्ड अपर लेफ्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। वो थिन वॉल्ड जो लेफ्ट चैम्बर है, जिसको हम लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, वहां पहुंचता है किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। The left atrium relaxes when it is collecting this blood. लेफ्ट एट्रियम के अंदर जब ब्लड ये आ रहा होता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, so that the blood is transferred to the left ventricle. फिर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। When the muscular left ventricle contracts, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो है एरोटा और के द्वारा सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी के अंदर। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls than the atria. Atria की walls कैसी थी? थिन रहती है, पतली रहती हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी वॉल्स थोड़ी मोटी रहती हैं, मस्कुलर वॉल्स रहती हैं, थिक रहती हैं, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर इनको ब्लड पंप करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिगर। इस फिगर को देख के हमें आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ABCD आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा बट हमसे A, ये B है, ये C लिखा हुआ है, D, ये D है और ये E, यानी कि 5, ये F भी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 पार्ट यहाँ पर लेबल किए गए हैं। पहला पूछा गया है इस फिगर के अंदर A, B, E और F को लेबल करो, ठीक है। तो A, B, F को आप लेबल करोगे, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। दूसरा क्वेश्चन है, which organ separates the above shown parts of the heart and further prevents the flow of blood back to its original path? इसके लिए हमारे वाल्व्स होते हैं जिनको हम ट्राइकुस्पिड वाल्व्स और बाइकुस्पिड वाल्व्स कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, through which part of the heart will the blood be pumped chronically towards lungs? लंग्स की तरफ कहां से ब्लड जाता है?
The blood will be pumped chronically towards the lungs through right atrium, right ventricle and pulmonary artery. तो right atrium, right ventricle और pulmonary artery के द्वारा. Last question है इसका. After purification of blood from lungs, the blood flows back to the heart, arrange the organs chronically. After purification, the blood from lungs, the blood flows back to heart through left auricle, left ventricle and aorta. तो ये हमने chronically लिख दिया इसको. अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी. ड्रॉ neat and clean diagram of digestive system of human. Describe the digestion in small intestine. ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 के मई की परीक्षाओं में भी इसको पूछा गया है. तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है और फिर हमें एक्सप्लेन भी करना है. डायग्राम आप बुक में से कहीं से भी देख के आसानी से बना सकते हैं. आपको बनाना पड़ेगा, साफ सुथरा बनाना पड़ेगा, फ्री मार्क्स मिलेंगे. अब डाइजेशन की बात करें, प्रोसेस को समझाएं हम लोग. डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक. पहले स्टमक से फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है बाइल जूस लीवर से और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से. बाइल जूस का एक्शन, फूड जो कि स्टमक में आता है वो एसिडिक होता है. स्टमक से जब आगे जाता है तो एसिडिक होता है और बाइल जो है उसको अल्कलाइन बनाने का काम करता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पे एक्ट करे. बाइल सॉल्ट्स उसको लार्ज फैट ग्लोबुल्स को फूड के अंदर जो प्रेजेंट है उसको तोड़ देते हैं छोटे फैट ग्लोबुल्स के अंदर ताकि वो डाइजेशन में इजी हो सके. पैनक्रियाटिक जूस का क्या एक्शन रहता है? द पैनक्रियास जो है वो सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर एंजाइम होता है जिसको ट्रिप्सिन कहा जाता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है. पैनक्रियाटिक एमिलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर लेता है और लिपेज जो है वो एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है. एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस. अब जूसेस का क्या एक्शन रहता है इंटेस्टिनल का वो देख लेते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस को सिक्रीट करते हैं. एंजाइम्स जो यहां पर प्रेजेंट होते हैं उस जूस के अंदर वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं और फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का. अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफी. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का लेबल डायग्राम बनाना है और यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस के अंदर ये भी हमको बताना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इस प्रकार से दिखाई देता है. यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के अंदर यूरिन कैसे फॉर्म होता है? ब्लड फ्लोइंग जो ब्लड है हमारा, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल देना, प्यूरिफाई कर देना किडनी की मदद से, इसको यूरिन फॉर्मेशन कहा जाता है. इसके दो पार्ट होते हैं, दो स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज आप देखेंगे माइक्रोफिल्ट्रेशन. जो ब्लड फ्लो करता है किडनी के अंदर रीनल आर्टरीज के द्वारा, उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं. ये जो ब्लड है ये ग्लोमेरुलस जो बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है उसमें से पास होता है, फ्लो होता है. ब्लड जो ग्लोमेरुलस में से पास होता है प्रेशर के साथ वो फिल्टर होता है. प्रेशर से जब पास होता है तो थोड़ा फिल्टर हो जाता है वो. इस प्रोसेस को माइक्रोफिल्ट्रेशन भी कहा जाता है. रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं इनिशियल फिल्ट्रेट के अंदर जो हमने किया सच जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और कुछ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, ये फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है सेल्स ऑफ वॉल्स ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन की जो सेल्स की वॉल्स हैं उनके द्वारा इसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाता है. एज द यूरिन फ्लोज अलोंग द कोइल्ड ट्यूब. यूरिन जब उस कोइल्ड ट्यूब में से पास होती है तब वो रीअब्जॉर्ब करते हैं उसको. इस प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है. लिक्विड जब एब्जॉर्प्शन पूरा हो जाता है उसके अंदर बचता है ओनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, यानी कि उसमें सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है. फिर उसमें सिर्फ ऐसी चीजें बचती हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, जिनको बॉडी से बाहर निकल जाना ही बेहतर होता है. इसी को हम यूरिन कहते हैं. और यूरिन जो है इट इज फॉर्म्ड इन
ग्लोमेरुलस ऑफ द किडनी, किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर ये बनती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे अभी, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। वही क्वेश्चन है जो हमने पहले, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है और सलाइवा और डाइल्यूटेड HCl का हमें इंपॉर्टेंस बताना है। तो वही क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, वही सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का मेथड जो है, मतलब क्वेश्चन क्या है वो आपने समझ लिया होगा, आगे इसको देख लीजिए। डायग्राम जो है वो पीछे मिल गया आपको। अब क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए। इंपॉर्टेंस ऑफ सलाइवा, सलाइवा का क्या इंपॉर्टेंस है? सलाइवा जो है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, जो कि खाने को वेट और सॉफ्ट बनाता है। खाना जो है गीला हो जाता है, सॉफ्ट बन जाता है। सलाइवा जो है उसके अंदर एक एंजाइम भी होता है जिसको सलाइवरी एमाइलेज कहा जाता है, और ये जो है ये स्टार्च को तोड़ने का काम करता है सिंपल शुगर के अंदर, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर देता है। फूड जो है अच्छे से मिक्स हो जाता है सलाइवा के अंदर, फिर वो बक्कल कैविटी के अंदर जाता है, एक मस्कुलर हमारी जो टंग है उसके द्वारा चबाया जाता है, फिर हमारी बॉडी के अंदर आगे जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खाना जब माउथ में होता है फिर उसको स्टमक में भेजा जाता है, वहां से फूड पाइप के द्वारा। स्टमक जो है वो बहुत ही बड़ा ब्रॉडेस्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे ब्रॉड ऑर्गन हमारा है स्टमक। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर, जो गैस्ट्रिक जूस छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। फंक्शंस ऑफ HCl आर एज फॉलोज। अब HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके फंक्शंस क्या? पहला, एसिड डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एसिड है वो बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्टमक में पेट में चले जाते हैं बैक्टीरिया, उनको मार देता है खाने के साथ जो चले जाते हैं। दूसरा, वो इनएक्टिव एंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजेन है उसको एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। एसिड जो होता है ना वो इसको इनएक्टिव होता है, इसको चेंज कर देता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। तीसरा है, ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि पेप्सिन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है फूड में से, और एसिडिक मीडियम के अंदर ये सब पॉसिबल है। तो ये था हमारा 4 मार्क का एक और क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज एक्सक्रीशन और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को आपको ड्रॉ करना है और डिस्क्राइब करना है उसका स्ट्रक्चर भी। तो इसको देखिए आप। The biological process involved in the removal of harmful nitrogenous metabolic waste from the body is called excretion। हमारी बॉडी के अंदर से जो harmful nitrogenous metabolic waste होता है, जब खाना खाते हैं उसके बाद जो हमारा चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं वो तो हम डाइजेस्ट कर लेती है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर रीअब्जॉर्प्शन भी हमने पढ़ा भी, लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा कचरा बचता है, जो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, वो जो है उसी को एक्सक्रीशन कहा जाता है। इसका आप फिगर देख सकते हैं कैसे बनाया गया है, आप किसी भी बुक में से इसको उतार सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग के हैं उनमें एक किडनी का पेयर आता है, एक पेयर यूरेटस का आता है, यूरिनरी ब्लैडर रहता है और यूरेथ्रा रहता है। किडनी, इन ह्यूमन बीइंग अ पेयर ऑफ किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन के अंदर एक किडनी का पेयर होता है, दोनों एक एक साइड में बैकबोन के, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है। नेफ्रॉन जो है वो फिल्ट्रेशन यूनिट माना जाता है किडनी का। हर एक किडनी जो है उसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन पैक्ड क्लोजली टुगेदर, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के पास पास होते हैं। नेफ्रॉन जो है एक लंबे कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कप शेप्ड एंड से बिगन होते हैं, जिसको हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं, एंड इट एंड्स इन कलेक्टिंग ट्यूबल, और ये कलेक्टिंग ट्यूबल के अंदर एंड होता है इसका पार्ट। A cluster of very thin blood capillaries seen in the Bowman's capsule is called glomerulus। अब इसी Bowman's capsule के अंदर पतली पतली ब्लड कैपिलरीज भी दिखाई देती हैं, इसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यूरिन की अगर बात की जाए तो यूरिन प्रोड्यूस की जाती है बाय फिल्टरिंग आउट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड ऑफ द इन द किडनी। तो ब्लड जो है जो किडनी में उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उस समय उसमें से कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड भी। तो ये जो है ये हमारा नेफ्रॉन का हेल्प रहता है, इसका पार्ट नेफ्रॉन की कैसे ये हेल्प आउट करता है हमारा। यूरेटर की बात करें, अ पेयर ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स व्हिच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। एक पेयर होता है लंबी ट्यूब्स का जो कि कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ।
यूरिन जो प्रोड्यूस होती है किडनीज के अंदर, दैट पास टू यूरिनरी ब्लैडर, वो यूरिनरी ब्लैडर में पास होती है यूरेटर की मदद से ही। तो यूरेटर जो है कनेक्शन का काम करता है एक तरह से। यूरिनरी ब्लैडर जो है एक मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। स्टोरेज यूरिन, यूरिन को स्टोर करने के लिए ये होता है। यूरिन यहाँ पर टेम्पररीली स्टोर की जाती है, टेम्पररीली, नॉट परमानेंटली। यूरेथ्रा की अगर बात की जाए, अ पैसेज एक्सटेंडिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपनिंग टू आउटसाइड ऑफ बॉडी, ये एक्सटेंड एक पैसेज होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती है और बॉडी के बाहर तक ये ओपनिंग रहती है। यहां से यूरिन जो है एक्सक्रीटेड की जाती है, यानी कि यूरिन बॉडी से बाहर यहीं से जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। काफी वीडियो लंबा होता जा रहा है बच्चों, बट इस चैप्टर को खत्म करके फिर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ी देर ब्रेक लेके बनाएंगे और आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप आराम से इसको कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, राइट द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब एलिमेंट्री कैनल का हमको डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके फंक्शंस भी बताने हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम पीछे बना चुके हैं ऑलरेडी इसका डायग्राम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। द लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। हमारे माउथ से लेके एनस तक का जो एक सिस्टम पूरा पाथ रहता है, इसी को एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। माउथ कैविटी कंटेन्स टीथ, माउथ कैविटी के अंदर टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। टीथ जो होते हैं वो खाने को चबाने का काम करते हैं। सलाइवा सिक्रीट किया जाता है सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा, जो खाने को लूज, मॉइस्ट, गीला कर देता है, वेट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है थोड़ा सा। और टंग जो है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। खाना खाते वक्त हमारे मुंह के अंदर जो टंग है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। फूड कम्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू इसोफेगस। हमारा जो फूड है वो माउथ से स्टमक में जाता है इसोफेगस के द्वारा। स्टमक हमारी बॉडी के अंदर अगर बात की जाए वाइडेस्ट पार्ट बोला गया, यहाँ पर वाइडेस्ट लिखा हुआ, वाइडेस्ट नहीं है, वाइडेस्ट पार्ट है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं स्टमक वॉल्स के अंदर, जो कि सिक्रीट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पेप्सिन और म्यूकस भी ये सिक्रीट करते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस का मिक्सचर कहलाता है। स्टमक जो है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट भी है हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट भी माना जाता है इसको। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गैस्ट्रिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूसेस जो हैं वो मिक्स होते हैं खाने के साथ, फूड के साथ, और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो बचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पर उसमें से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है, एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब ब्रीदिंग इन ह्यूमन। ब्रीदिंग बताना है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हमें बताना है। ऑर्गन्स रिलेटेड विद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके साथ जुड़े हुए पहले वो देखेंगे। नॉस्ट्रिल और नेसल पैसेज, हवा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा ली जाती है, ठीक है। हमारे नॉस्ट्रिल यानी कि नाक के अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स, यानी बारीक बारीक बाल भी होते हैं, और ये फिल्टर करने के लिए धूल मिट्टी जो है अंदर ना जा सके, एक फिल्टरेज रहता है। इसके ये जो पैसेज है ये लाइंड विद म्यूकस, म्यूकस भी होता है इसके अंदर, जो नाक के अंदर से जो मिट्टी विट्टी या कुछ भी गंदा अंदर जा रहा है उसको रोकने में हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाता है म्यूकस। ऑर्गन्स इन थ्रोट, थ्रोट गला हमारा, यहाँ पर फेरिक्स, लैरिक्स और ट्रकिया होता है, एंड ये मिलकर बनाते हैं कंटिन्यूस ट्यूबुलर पैसेज, जिसमें से हवा अंदर जाती है। ट्रकिया थ्रोट से लंग्स तक जाता है, चेस्ट कैविटी के अंदर। कार्टिलेज की रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है थ्रोट के अंदर, ये ध्यान रखती हैं कि एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए, यानी कि अंदर रिंग बनी होती है, गोल गोल ना रिंग्स होती हैं, जो ये ध्यान रखती हैं कि जो हमारा ट्रकिया है, हमारा जो विंड पाइप है वो बंद ना हो जाए किसी वजह से, क्योंकि हवा, सांस के बिना तो हम रह नहीं सकते ना भाई। लंग्स की बात करें, लंग्स का एक पेयर हमारे पास होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर होता है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स भी डिवाइडेड होते हैं, ट्यूब्स होती हैं जो कि
फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोली। हमारे जो ये लंग्स हैं इसके दोनों तरफ बॉडी के हमारे होते हैं, चेस्ट के एक इस तरफ एक इस तरफ, और ये अंदर फिर डिवाइड होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसके बनते रहते हैं आगे, और लास्ट में खत्म कहां पर होते हैं? एल्वियोली पे। बलून की तरह स्ट्रक्चर होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एल्वियोली बोला जाता है, वहां पर ये एंड होती है। एल्वियोली की जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, और एल्वियोली प्रोवाइड सरफेस विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। ये एल्वियोली जो एक सरफेस देता है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है। ब्रीदिंग इन ह्यूमन, अब ब्रीदिंग का प्रोसेस देखें। जब हम सांस लेते हैं हमारी रिब्स जो है बाहर आ जाती हैं, और हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, एकदम चिपक जाता है। इसी कारण से हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो लार्ज बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण से ज्यादा एयर जो है लंग्स के अंदर जाती है और एल्वियोली जो है वो एक्सपैंड हो जाते हैं। एल्वियोली प्रोवाइड सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली जो है वो सरफेस में गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ब्लड जो है ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है और उसे एल्वियोली के अंदर छोड़ देता है, और फिर ऑक्सीजन जो है एल्वियोलर एयर जो है उसको लेकर ब्लड जो है एल्वियोलर ब्लड वेसल्स के अंदर आगे बढ़ जाता है। नाउ डायफ्राम इज पुल्ड अप एंड रिब्स मूव डाउन। अब डायफ्राम जो है वो ऊपर हो जाता है और हमारा रिब्स जो है वो अंदर चली जाती है, सांस जब हम छोड़ते हैं तब। As a result, the chest cavity becomes smaller. हमारी chest cavity छोटी हो जाती है। Because of this, air is expelled from lungs into the atmosphere. यानी जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ग्रैब किया जा सके, और जब फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बिना ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो हवा को लेकर ब्लड जो वहां पहुंचता है, और तो वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ऑक्सीजन अंदर ब्लड में मिक्स हो, जो हमारी एल्वियोली के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहां पर एक्सचेंज हो जाती है गैसेस, और वहां पर फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर दी जाती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स होकर बॉडी के बाकी पार्ट में चली जाती है। तो बच्चों 4 मार्क्स के लिए हम आगे हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10 और 12। यहाँ भी 4 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर के बाद। आप बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।